देखे थे, जिनमें सबसे पहला था पैरासिटिक, दूसरा था सेप्रोबिक और तीसरा था होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर पैटर्न क्या चलता है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड खाता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब है, पहली बात आपके पास शुगर जो है वो सिंपल होने की बजाय कॉम्प्लेक्स होंगी, उनके पॉलीमर्स होंगे। हमारे पास लिपिड सिंपल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल आपस में अटैच है और उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म अटेन कर रखी है। ऐसा ही प्रोटीन के केस में होगा, हमारे पास सिंपल फॉर्म अमाइनो एसिड्स नहीं होगा, हमारे पास प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के क्लस्टर्स होंगे। तो इन सभी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज डाइजेशन। तो डाइजेशन में बेसिकली किया क्या जाता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है, वी हैव कॉम्प्लेक्स फूड, उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना है हमने किसमें, सिंपल फूड में, दैट इज डाइजेशन। इसे करवाने का सोल लॉजिक क्या रहता है, आपकी बॉडी के अंदर आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, लेकिन अब्जॉर्ब जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से चीजें निकाल के ब्लड को दे दी जाएंगी, और ब्लड को जो चीजें दी जा रही है वो सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी जब एनर्जी अटेन करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तब उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो कॉम्प्लेक्स बर्न करे या वो सिंपल बर्न करे। आपके हिसाब से इजी कौन सा होगा, सिंपल को बर्न करना। और इसी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना रोल प्ले करता है, वो चीजों को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। तब वो चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएंगी और ब्लड से चीजें सेल्स में जाएंगी, जहां पे वो ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न की जाएंगी, ताकि उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। दैट इज द सोल लॉजिक ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स लिख देता हूँ, उनसे हम आगे चीजें देख लेंगे कि हमारे पास इनकी सिंपल फॉर्म कौन सी है। सबसे पहले मैं शुगर्स का एग्जांपल लिख देता हूँ, शुगर्स। तो शुगर हमारे पास कौन कौन सी मेजर हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट फॉर्म्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्म लिख देता हूँ। 3 फॉर्म्स हो गए। तो शुगर हमारे पास जो हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, दैट इज स्टार्च और सेल्यूलोज, स्टार्च या सेल्यूलोज। तो इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी होती है, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है हमारे पास माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब ये माल्टोज क्या चीज है, माल्टोज माल्ट यानी ग्रेन के अंदर जो शुगर मिलती है, सुक्रोज जो हमें शुगर केन से मिलती है, और लैक्टोज जो हमें दूध में नेचुरली शुगर मिलती है। ये इंटरमीडिएट फॉर्म्स हुई। बिल्कुल सिंपल फॉर्म की बात करें तो ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया एंड फ्रक्टोज हो गया। ये 3 हमारे पास सबसे सिंपल फॉर्म है। तो आपके फूड में स्टार्च हो सकता है, आपके फूड में माल्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स मिल सकती हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स की, यानी हम बात कर रहे हैं फैट्स की। फैट्स में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट चलता है, फैट जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होते हैं। ये एक नाम है जो आपकी हायर क्लासेस के अंदर बेटर एक्सप्लेन्ड होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम मेंशन कर देता हूँ, ट्राइग्लिसराइड। तो जब इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये तोड़ा जाएगा किसमें, फैटी एसिड। आपने मोस्ट प्रोबेबली एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस वगैरह पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो फैटी एसिड क्या है, एक लंबी सी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, जिसके बिल्कुल पीछे हमारे पास COOH यानी एसिडिक ग्रुप अटैच होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल, ग्लिसरोल। तो ट्राइग्लिसराइड हमारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है, ये अब्सॉर्ब हो जाती है। तो लिपिड्स के बाद तीसरी चीज हमारे पास आई प्रोटीन्स। तो जब आप प्रोटीन को तोड़ेंगे, पहले वो इंटरमीडिएट फॉर्म्स के अंदर आएगा। इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी हो सकती है, हमारे पास हो सकता है प्रोटियोज, हमारे पास हो सकता है पेप्टॉन्स, ऐसे नाम आपको बार बार सुनाई देंगे इस चैप्टर में, और हमारे पास हो सकते हैं नाम डाइपेप्टाइड। और अल्टीमेटली जब ये और टूटेंगे, सबसे सिंपल फॉर्म इनकी होती है अमाइनो
एसिड्स, अमाइनो एसिड। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं जिन्हें हमने सिंपल में कन्वर्ट करना है, और ये काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करके देगा। ये जो फॉर्म्स इधर लिखी हुई हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड, ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएंगी डाइजेस्ट होने के बाद। जब ये फॉर्म्स बनती हैं ये अब्जॉर्ब होंगी और ये आपके ब्लड में एंटर कर जाएंगी। आपका ब्लड इन्हें लिवर में लेके जाएगा, लिवर में जितनी चीजें स्टोर करवानी है वो स्टोर करवा ली जाएंगी और बाकी आपकी सेल्स के अंदर भेज दी जाएंगी, जो भी एक्स्ट्रास होंगे। तो ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि चीजें हमारे फूड के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और कौन कौन सी सिंपल चीजें हैं। तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेंबर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेंबर्स के बारे में देखेंगे, आपके पास सबसे पहला मेंबर जो आता है वो आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी से होने के बाद फूड कहां पे जाता है? फूड जाता है एक खास जगह पे जिसका नाम है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद चीजें कहां पे जाती हैं? फेरिंक्स के बाद चीजें जाती हैं एसोफेगस में। एसोफेगस, एसोफेगस के बाद चीजें कहां पे जाती हैं? इन योर स्टमक। स्टमक से चीजें जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें जाती हैं कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन। और बिल्कुल एंड में हमारे पास एक पोर होता है जहां से चीजें बाहर हो जाती हैं, दैट इज एनल पोर। तो अगर ये एग्जिट पॉइंट है तो कोई एंट्री पॉइंट भी होगा, एंट्री पॉइंट होता है आपका माउथ। तो माउथ और बकल कैविटी में डिफरेंस होता है। माउथ क्या होता है? आपके लिप्स के बीच में जो ट्रांसवर्स कट लगा हुआ है, ऐसे आपके लिप्स होते हैं, इनके बीच में जो ट्रांसवर्स कट लगा हुआ है जहां से चीजें एंट्री ले रही हैं, मतलब एक गेट हो गया, दैट इज माउथ। और अंदर जो भी बड़ा सा कैविटी है जिसमें टीथ है, टंग है, वो सारे कौन से एरिया के अंदर आ रहे हैं? नियर बकल कैविटी। फूड इतनी जगह से पास होके अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां से बाहर हो जाएगा? थ्रू द एनल पोर। तो ये हमारे पास कुछ मेजर ऑर्गन हो गए। इसके अलावा हम कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ग्लैंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेकआउट कर लेते हैं कौन कौन से ग्लैंड हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड, नेम इज सलाइवरी ग्लैंड। आपके फेरिंक्स में, आपके एसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता है। स्टमक के अंदर आते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है लिवर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लिवर। लिवर के बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होती है, दैट इज पेनक्रियास, पेनक्रियास। और इसके अलावा हमारे पास थोड़े बहुत ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कहां पे? इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। हम इन सभी का रोल पढ़ेंगे कि डाइजेशन में ये क्या रोल प्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए मैं स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेता हूं, मतलब बेसिक सी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूं इन सभी ऑर्गन की और इन सभी की। उसके बाद हम इनके फिजियोलॉजिकल रोल की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज आती है माउथ, और माउथ के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट। और यहां से क्या है? यहां से होती है आपके फूड की एंट्री ऑफ फूड। अंदर हमारे पास जो एरिया स्टार्ट होता है, दैट लार्ज एरिया इज नोन एज बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर कौन कौन सी मेजर स्ट्रक्चर्स आती हैं, जरा चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बकल कैविटी में आता है द एरिया विच इज नोन एज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कौन सा एरिया होता है? आपके लिप्स और गम्स, आपके चीक्स एंड गम्स के बीच का एरिया। मतलब सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, एक ऐसा एरिया जहां पे ये पान मसाला वगैरह रखा जाता है, जो लोग ये च्यू करते हैं, तो उस एरिया को वेस्टिब्यूल कहेंगे। इस वेस्टिब्यूल का बेनिफिट क्या है? फूड चबाने के दौरान माउथ से बाहर नहीं गिरता है,
ये बाउंडेड एरिया होता है, दैट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद अगला एरिया आ जाता है आपके पास टीथ। तो टीथ के बारे में 3 टर्म्स बहुत फेमस की जाती हैं। टीथ हमारे पास एक ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है, ग्राइंडिंग ऑर्गन, जो कि आपके फूड को च्यू करने में हेल्प करता है। तो टीथ में सबसे पहली टर्म जो दी जाती है दैट इज हेटेरोडोंट। दूसरी टर्म दी जाती है डाइफायोडोंट एंड थर्ड टर्म जो दी जाती है दैट इज थीकोडोंट। ये 10th बायोलॉजी के अंदर फाइनल पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। हेटेरोडोंट का मतलब होता है हमारे ह्यूमन डेंचर के अंदर 4 अलग तरीके के दांत होते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अगर आपके सेंटर पॉइंट, आपके डेंचर के सेंटर पॉइंट जो बिल्कुल आपके नोज के बिल्कुल नीचे है, वहां पे देखें तो सामने 2 दांत होते हैं जो कि बाइट करने का काम करते हैं, दे आर इंसिजर्स। उसके बाद में हमारे पास वो तीखे दांत होते हैं जो कि थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होते हैं, जो कि चीजों को टेयर अप करने में काम आते हैं। आपके अंदर ये वेस्टिजियल होते हैं। हाँ, आपके जो कार्निवोरस एंसेस्टर थे उनके अंदर ये मांस को फाड़ने का काम करते थे, कैनाइन्स। उसके बाद आते हैं छोटी जाड़, जिसे आप कहते हैं दे आर प्रीमोलर्स, और जो बड़ी जाड़ होती है उसे हम नाम देते हैं मोलर्स। तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला लिखा जाता है, इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे पी से और इसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डाइफायोडोंट आपको क्या बताता है, आपके अंदर टीथ 2 बार आएंगे लाइफ में। एक बार जब आप छोटे होते हैं दे आर मिल्क टीथ, एंड दूसरे हमारे पास होते हैं परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो एक छोटे बच्चे के अंदर मिल्क टीथ कौन से होते हैं, मैं वही सेंटर एक्सिस की बात करता हूं, आपके बिल्कुल सेंटर ऑफ लिप से अगर मैं कंसिडर करूं तो 2 सामने काटने वाले दांत होते हैं, एक साइड की तरफ चलते हैं, दे आर इंसिजर्स। और उसके बाद एक मांस फाड़ने वाला दैट इज कैनाइन, इसका नंबर होता है 1। प्रीमोलर एक छोटे बच्चे के अंदर एब्सेंट होते हैं तो इसका नंबर 0 लिखा जाता है। और मोलर्स की बात की जाए तो बड़ी जाड़ एक छोटे बच्चे में 2 आती है। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है 2102। अगर देखें अपर साइड में सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो सेंटर पॉइंट से, तो हमारे पास टोटल 5 दांत हो गए। और यही हम सेंटर से राइट की तरफ जाएं तो 5 और हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर की तरफ 10 दांत हो गए। और ऐसे ही 10 दांत नीचे की तरफ होते हैं टीथ। तो हमारे पास टोटल मिल्क टीथ का नंबर हो जाता है 10 + 10 = 20। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। एक एडल्ट के अंदर जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, तो उनका काउंट मेजर कर लेते हैं। इंसीजर्स हमारे अंदर भी 2 ही होते हैं, मैच्योर्स की बात कर रहा हूं मैं। कैनाइन एक ही रहता है। प्रीमोलर 2 हो जाते हैं और मोलर्स का काउंट 3 हो जाता है। तो जो सबसे लास्ट वाली आती है उसे हम विजडम टूथ का भी नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास 8 हो गए। 8 अपर साइड में लेफ्ट साइड पे हैं और 8 ही राइट साइड पे हो जाएंगे, तो 16 हो गए। 16 ऊपर है तो 16 नीचे भी हो जाएंगे, तो टोटल परमानेंट टीथ कितने हो जाते हैं 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसे जरा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला आता है हमारे पास थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब कि आपके जॉ की जो बोन है उसमें छोटे छोटे थीकाज हैं, कुछ इस तरीके से कैविटीज। उस कैविटी के अंदर आपका जो टूथ होता है वो एम्बेडेड रहता है। ये ऊपर पड़ा नहीं होता है सीधा आपके जॉ बोन के ऊपर, उसमें एम्बेडेड रहता है क्योंकि उसमें छोटी छोटी कैविटीज होती हैं। इन कैविटी को थीका कहते हैं, ओके। और इसी वजह से टर्म को नाम दिया जाता है थीकोडोंट। तो ये टीथ के बारे में हो गया। टीथ के बाद हम अगली स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। टीथ के बाद हमारे पास आ गया टंग। टंग की खासियत क्या है, ये फूड को रोल करने का काम करता है, रोलिंग द फूड। और इसके अलावा ये टेस्ट करने का काम करता है, टेस्ट करने के लिए हमारे टंग के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। टेस्ट बड्स छोटे छोटे प्रोजेक्शंस के अंदर होती है जिन्हें हम पेपेला कहते हैं।
उन आप अगर अपने मिरर के अंदर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे रेड डॉट्स दिखाई देंगे, दे आर नथिंग बट व्हाट, दे आर पेपिलास, और उन पेपिला के अंदर आपकी टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड का बेनिफिट क्या होता है, जब आप किसी फूड को टेस्ट लेके खाते हैं, मान के चलिए आपने कोई फूड च्यू करना स्टार्ट किया और आप उसका टेस्ट अज्यूम करते हैं, तो इससे क्या होगा, ये ब्रेन को सिग्नल जाएगा और आपकी स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो खाना जब आप निगलेंगे वो स्टमक तक पहुंचेगा, पहले से ही डाइजेस्टिव एंजाइम रेडी होंगे उस फूड को डाइजेस्ट करने में। छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो टीवी चला लेते हैं और साथ में खाना खाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होती है, ध्यान टीवी पे होने की वजह से ब्रेन स्टमक को सिग्नल कर ही नहीं पाता है, बच्चे टेस्ट लेते नहीं है खाने का। तो इस वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होता और इस वजह से फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। तो रिकमेंडेड होता है जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाने की तरफ ही होना चाहिए। हमारे पास टंग हो गया। टंग के बाद हमारे जो बकल कैविटी की अपर रूफ है उसे नाम दिया जाता है पैलेट। आप खुद अपने टंग से इस एरिया को जरा टच करके सेंस कर सकते हैं। आपका पैलेट जो है रूफ, अगर आप अपने टीथ से स्टार्ट करें तो पहले हार्ड होता है, हार्ड पैलेट जिसपे कुछ रिजेस एंड ग्रूव्स वगैरह होती हैं, हार्ड पैलेट। और पीछे की तरफ जाते जाएं तो हमारे पास बिल्कुल पीछे जाके वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट। मैं छत की बात कर रहा हूँ, रूफ की बात कर रहा हूँ, आपके बकल कैविटी की। तो हार्ड पैलेट फूड को ग्रिप करता है, फूड ग्रिपिंग, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो हमारे पास फूड को स्वॉलो करने का काम करता है, फूड को स्वॉलो करेगा। तो ये हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर हुई जो आपके बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे फूड को च्यू किया जाता है, फूड को च्यू किया जाएगा, उसमें सलाइवा मिक्स किया जाता है ताकि वो सॉफ्टन अप हो जाए, थोड़ा बहुत डाइजेशन भी हो जाता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो फूड च्यू होगा, उसमें सलाइवा मिक्स होगा और जो मास बनेगा दैट मास इज नोन एज बोलस, इसे याद रखिएगा। तो वो ग्राइंडेड मेस्टिकेटेड राउंड मास जो चबाने के बाद आपके माउथ के अंदर है, जिसे आप उसके बाद में फर्दर स्वॉलो करते हैं, उसे नाम दिया जाता है बोलस। आगे देखते हैं, बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट एरिया हमारे पास आता है फेरिंक्स। ये वो एरिया है जहां पे डॉक्टर टॉर्च मार के देख रहा होता है अगर आपको खांसी जुकाम वगैरह होता है, बिल्कुल पीछे का एरिया। तो ये कॉमन पैसेज है, ऊपर नेजल कैविटी से यहाँ पे एयर आती है और सामने से ओरल कैविटी से यानी बकल कैविटी में से फूड आता है। तो ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, बोथ फूड एंड एयर के लिए, फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है दैट इज नोन एज फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद नेक्स्ट आता है एसोफेगस। एसोफेगस, तो ईसोफेगस क्या है, आपके पास एक लॉन्ग कैनाल होती है जिसे नाम दिया जाता है फूड पाइप। इसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी की आपको जरूरत नहीं है, वो आपके पास हायर क्लासेस में होती है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल। उसकी वजह से क्या है, फूड ट्रेवल करता है, फूड यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, बोलस की। बोलस मूव करेगा और कहां पे पहुंचेगा, इन योर स्टमक। तो फेरिंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करने वाली जो लॉन्ग पाइप है उसका नाम है एसोफेगस। तो ये जो बोलस ट्रेवल कर रहा है, इस मूवमेंट को खास नाम दिया जाता है दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, और मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो ये हुआ एसोफेगस। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया स्टार्ट होता है दैट इज योर स्टमक। अगर स्टमक का डायग्राम बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से रहता है डायग्राम। कुछ इस तरीके से। तो इसमें एक ग्रेटर कर्वेचर होता है और एक लेसर कर्वेचर होता है। यहां पे ऊपर से क्या हो रहा है, यहां से ऊपर से एसोफेगस आ रही है, एसोफेगस। यहाँ पे बोलस एंट्री लेगा इस एरिया में और एंट्री को गार्ड करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैप होता है। ये हार्ट के बिल्कुल नजदीक होने के कारण इसे कार्डियक स्फिंक्चर कहते हैं। व्हाट इज स्फिंक्चर, इट इज अ मस्कुलर फ्लैप जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड करते हैं, उन्हें हमेशा स्फिंक्चर्स कहा जाता है। तो ये कार्डियक स्फिंक्चर होता है। तो ये जो पास का एरिया है इसे नाम दिया जाता है कार्डिया। स्टमक के पहले हिस्से को नाम दिया जाता है कार्डिया।
उसके बाद में ये एरिया जहां पे गैस तो इकट्ठा हो सकती है लेकिन फूड इतनी ऊपर नहीं चढ़ सकता है, इस एरिया को नाम दिया जाता है फंडस। यहाँ पे गैस अक्यूमुलेशन हो सकता है। उसके बाद ये नीचे एक बड़ा सा एरिया हो गया यहाँ पे, जहां पे एक्चुअल में फूड डिपॉजिट होता है और उसे डाइजेस्ट किया जाता है। मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक में ही होता है, दैट पार्ट इज बॉडी। और जो लास्ट पोर्शन होता है यहाँ पे, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है पाइलोरस। पाइलोरस। और यहाँ पे भी एक एंट्री एग्जिट को गार्ड करने के लिए एक छोटा सा स्फिंक्चर होता है जिसे नाम दिया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्चर। तो एंट्री एंड एग्जिट को गार्ड करने के लिए दो स्फिंक्चर्स हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक। एरियाज की बात की जाए तो पूरा स्टमक 4 हिस्सों में डिविजिबल है। कार्डिया जो कि एंट्री पॉइंट है, फंडस जहां पे गैस अक्यूमुलेट होती है, बॉडी जहां पे एक्चुअल डाइजेशन चलती है, पाइलोरस जो कि एग्जिट पॉइंट है। तो ये हमारे पास टोटल हुआ स्टमक। स्टमक के अंदर अगर इनर वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे छोटी छोटी फोल्डिंग्स हो जाती हैं। इन फोल्डिंग्स को नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक रूगे। इनके ऊपर फूड डिपॉजिट होता है और उसे चर्न आउट कर दिया जाता है। जैसे आपके टीथ के अंदर ग्राइंडिंग होती है, ऐसे ही पार्शियल ग्राइंडिंग हमारे पास गैस्ट्रिक रूगे के अंदर भी हो जाती है। ये हुआ हमारे पास स्टमक। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो ये एक एरिया होता है जहां पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन एंड समहाउ समवे थोड़ा बहुत डाइजेशन चलता है। अगर आपको मैक्सिमम डाइजेशन का एरिया पूछा जाए तो वो हमारे पास स्टमक ही रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के लिए खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। दैट फोल्ड्स आर नोन एज विलाइज एंड माइक्रोविलाइज। उन्हें हम आगे डिटेल में देखेंगे। भाई फिलहाल के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। हमारे पास ये 3 एरियाज में डिविजिबल होती है। पहले एरिया का नाम होता है ड्यूडेनम, सेकेंड इज जेजनम एंड थर्ड पार्ट इज योर इलियम। तो मैं यहाँ डायग्रामेटिकली शो कर देता हूं। अगर यहां से स्टार्ट हुआ, ये रहा कुछ ऐसे, दिस पार्ट इज योर ड्यूडेनम। उसके बाद में फोल्ड कुछ ऐसे चलता है और ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, कुछ ऐसे। तो इस पार्ट को नाम दिया जाएगा जेजनम। उसके बाद में लास्ट पार्ट जहां पे हमारे पास सुपर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, तो इस पार्ट को नाम दिया जाता है, दिस पार्ट इज योर इलियम। तो ये 3 हिस्से हमारे पास हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल उसके डायमीटर की वजह से कहा जाता है। इट्स डायमीटर इज स्मॉल बट इट्स लेंथ इज वे मोर लार्जर एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो टर्म्स पड़ी हैं वो हमारे पास डायमीटर की वजह से पड़ी हैं, लेंथ की वजह से नहीं पड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है लेकिन जो डायमीटर है वो कम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे खास क्या रहता है, यहाँ पे हाई वेलाई, माइक्रोवेलाई और ग्लैंड्स रहते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा हमारे पास अगली खास स्ट्रक्चर जो आती है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से एरिया होते हैं? अगर मैं इतने एरिया को ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूं तो ये कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में ये आपके ट्रांसवर्स साइड में जाता है। उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद में ये एस शेप में टर्न लेगा आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और अल्टीमेटली एक स्टोरेज एरिया में इस तरीके से चला जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे एक पोर्ट होगा। तो जरा एरियाज देख लेते हैं। सबसे पहला एरिया, दिस लार्ज एरिया, दिस इज नोन एज
सीकम। सीकम ये सबसे पहला एरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में। सीकम के पास एक छोटी सी और स्ट्रक्चर होती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। रुमिनेंट्स यानी कि कैटल्स के अंदर ये फंक्शनल था। कैसे? इसके अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया थे। आजकल हम अपने फूड को मॉडिफाई करते हैं, पकाते हैं, इस वजह से सेल्यूलोज के डाइजेशन की एज सच हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं बचती, तो हमारे इस एरिया में कोई सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो क्या ये बिल्कुल ही वर्कलेस होता है हमारे पास? नहीं, ये इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है, लेकिन वो हमारे कंसर्न का टॉपिक नहीं है। अपेंडिक्स एक छोटी सी टेल होती है। कई बार इसके अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए तो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं उसे, तो इसके लिए ऑपरेट करवाना पड़ता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं जिसे हम। तो यहाँ पे एक एरिया है सीकम जो कि फूड को रिसीव करेगा कहाँ से? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में हमारे पास ये पूरा एरिया, दिस होल एरिया इज नोन एज कोलन। कोलन ये भी हो गया हमारे पास कोलन, और ये भी हमारे पास हो गया कोलन, और ये भी हमारे पास हो गया कोलन। तो इन चारों कोलन के नाम अलग अलग हैं। जहां पे फूड अपवर्ड मूवमेंट ले रहा है दैट इज योर असेंडिंग कोलन, ऊपर की तरफ उठता हुआ। जहां पे वो ट्रांसफर साइड में जा रहा है दैट इज ट्रांसवर्स कोलन। जो नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज डिसेंडिंग कोलन, और जो एस शेप में जा रहा है दैट इज सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड एक पर्टिकुलर टर्म होती है एस शेप स्ट्रक्चर के लिए बायोलॉजी के अंदर, दैट इज योर सिग्मोइड कोलन। अल्टीमेटली यहाँ पे एक मस्कुलर अपर्चर प्रेजेंट होता है, रेक्टम। यहाँ पे फूड अक्यूमुलेट होता है जस्ट बिफोर एक्सपेलिंग, और अल्टीमेटली यहाँ पे एक छोटा सा पोर है जिसे नाम देते हैं एनल पोर। इस एनल पोर में से अनडाइजेस्टेड फूड को डीफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी थी इन सभी की। नेक्स्ट टॉपिक में मैं ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा और थोड़ा बहुत डाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली एक या दो स्लाइड्स के अंदर, एक या दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आपने इसे ध्यान से सुना। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।